तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी मूवी को। ये मूवी ट्रॉय जंग की बात की है, जिसमें कि हमारा मेन हीरो ओडिसियस अपने घर ही थका जाना चाहता था और उसे अपने घर पहुंचने में पूरे 20 साल लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो चलो आप शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले एक बात जान लो, आपने क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी में ज्यादातर पास्ट को नहीं दिखाया है, तो इसी वजह से ये कहानी आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये कहानी शुरू होती है ट्रॉय और ग्रीक दो अलग अलग किंगडम से, जिसमें से ग्रीक के सबसे बड़े राजा का नाम होता है एगमेम्नॉन और उसके भाई का नाम होता है मेलोनेस। और इसी की पत्नी की वजह से ये पूरी वॉर होती है। तो बेसिकली ये होता है, जो ट्रॉय का राजा था उसके 3 बेटे होते हैं और उनमें से एक बेटा मेलोनेकस की पत्नी को, जिसका कि नाम होता है हेलन, उसे उठाकर ट्रॉय ले जाता है। और ये बात जब दोनों भाइयों को पता चलती है तो वो अपनी पूरी सेना लेकर ट्रॉय पर हमला कर देते हैं। पर जो ट्रॉय की दीवारें थी वो काफी बड़ी और काफी सुरक्षित थी, तो इसी वजह से ग्रीक के जितने भी सिपाही थे वो बाहर से ही ट्रॉय पर हमला करते रहते हैं। पर ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं, पर जो ट्रॉय के लोग होते हैं वो अभी तक हार नहीं मान रहे होते हैं और इसी वजह से दोनों साइड के काफी ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो इसी वजह से हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर ओडिसियस एक प्लान बनाता है, जिसमें कि वो अपने साथियों की मदद से एक ऐसा हॉर्स बनाता है जो कि अंदर से पूरा खोखला होता है। फिर ओडिसियस अपने बहादुर सिपाहियों के साथ उसके अंदर बैठ जाता है और बाकी की पूरी सेनाओं को एक जगह पर छुपा देता है। फिर जब ट्रॉय वाले बाहर आते हैं कि वो देखते हैं कि ग्रीक की जितनी भी सेना थी वो जा चुकी है और वो उनके लिए एक तोहफा छोड़कर गई है, जो कि होता है ट्रोजन हॉर्स। और फिर ट्रॉय के लोग उस ट्रोजन हॉर्स को अपने सिटी के अंदर ले जाते हैं। और फिर जब रात होती है तो ओडिसियस के सारे लोग उस हॉर्स से बाहर आ जाते हैं और सिटी का मेन गेट को खोल देते हैं। फिर बाहर जितने भी ग्रीक के सिपाही थे वो सारे के सारे अंदर आ जाते हैं और रातों रात पूरे ट्रॉय को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ से हमारी रियल मूवी की शुरुआत होती है। और आगे एक्सप्लेन करने से पहले एक बात समझ लो कि हमारे क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को ऐसे बनाया है कि ये प्रेजेंट और पास्ट में बार बार स्विच होती रहती है। तो इसी वजह से मैं आपको पूरी स्टोरी एकदम सीधे सीधे ही बताऊंगा। और जब ट्रॉय की जंग खत्म हो जाती है तो फिर ओडिसियस अपने घर ही थका जाने के लिए अपने 3 शिप लेकर और साथ ही खाने का सामान लेकर अपना समंदर का सफर शुरू करते हैं। और इस सफर के दौरान जब उनका खाना खत्म हो जाता है तो वो कुछ गांव से मांग कर या उन्हें लूट कर उनसे सारा खाने का सामान लेकर अपने शिप में रख देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और एक टाइम पर उनका खाना खत्म हो जाता है। तो फिर उन्हें समंदर में एक जगह पर एक आइलैंड मिलता है, तो वो सभी लोग खाना ढूंढने के लिए उस आइलैंड पर चले जाते हैं। और वहां पे उन्हें एक भेड़ मिलती है और उसे पकड़कर मारने के लिए वो सभी लोग उस भेड़ का पीछा करते हैं। और ऐसे ही वो सभी लोग एक गुफा में चले जाते हैं और वहां पे उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। तो वो खाना लेने के लिए ओडिसियस उस जगह के मालिक का इंतजार करते हैं। फिर वहां पे थोड़ी देर के बाद बहुत सारी भेड़ आ जाती है और उन भेड़ों के पीछे ही एक बड़ा राक्षस वहां पे आ जाता है और एक बड़े पत्थर से उस गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। और जब वो बड़ा राक्षस वहां पे ओडिसियस के बहुत सारे सिपाही देखता है तो वो उनमें से कुछ लोगों को मारकर खा जाता है और वहीं पे सो जाता है। तो फिर वहां पे ओडिसियस के कुछ सिपाही उसे नींद में मारने का प्लान बनाते हैं। तो ओडिसियस उन्हें बताता है कि जब वो सुबह अपनी सारी भेड़ों को बाहर निकालने के लिए उस बड़े पत्थर को हटाएगा तो तभी हम सभी लोग मौका देखकर वहां से भाग जाएंगे। और सुबह बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब वो बड़ा राक्षस उस गुफा का बड़ा सा पत्थर हटाता है तो ओडिसियस के कुछ लोग और ओडिसियस वहां से भाग जाते हैं। पर अभी भी गुफा के अंदर बहुत सारे लोग रह गए थे, तो उन्हें बचाने के लिए ओडिसियस फिर से गुफा के अंदर चला जाता है और वो बड़ा सा राक्षस बाहर से उस जगह को एक पत्थर से बंद कर देता है। और बाद में जब वो सभी भेड़ों को लेकर अपनी गुफा के अंदर आता है तो फिर से उनमें से कुछ लोगों को मारकर खा जाता है। तो फिर ओडिसियस एक प्लान बनाता है कि वहां के एक बड़ी सी लकड़ी को गर्म करके जब वो राक्षस सो रहा था तो ये सभी लोग उस लकड़ी को उसके आंख में घुसा देते हैं और इससे उस राक्षस को काफी ज्यादा दर्द होता है। तो वो राक्षस अपने पिता से उन सारे लोगों से बदला लेने को कहता है और इसका पिता और कोई नहीं दोस्तों पोसाइडन होते हैं, जो कि समुद्र के देवता है। और इतना बोलने के बाद वो बड़ा सा राक्षस वहां पे सो जाता है और जब वो सुबह अपनी सारी भेड़ों को बाहर निकालने के लिए उस बड़े से पत्थर को हटाता है तो ओडिसियस और उसके बाकी के लोग उन भेड़ों के साथ वहां से भाग जाते हैं। पर ओडिसियस यहाँ पे एक गलती करता है कि वो जाने से पहले उस बड़े से राक्षस को एक तीर मारता है और इससे वो राक्षस काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों का पीछा करता है। पर वो सारे लोग अपनी शिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर ओडिसियस के कुछ लोग उसे बताते हैं कि वो एक आंख वाला राक्षस असल में पोसाइडन का बेटा है और इससे समुद्र के देवता हमसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। पर इन बातों को ओडिसियस बिल्कुल भी नहीं सुनता है और अपना सफर जारी रखता है। पर रात को एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है और वो सभी लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और एक ऐसे आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहले एक बच्चा मिलता है।
तो जब वो बच्चा उन्हें देखता है तो उनसे डर कर अपने लोगों को आवाज देने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पे काफी ताकतवर और काफी बड़े लोग आ जाते हैं जो कि एक एक करके ओडिसियस के सारे आदमियों को मारने लगते हैं। तो ओडिसियस अपने सारे सिपाहियों को लेकर वहाँ से भागता है, पर इन सब में वो लोग ओडिसियस के बहुत सारे लोगों को मारकर उनके 2 शिप भी तोड़ देते हैं और इससे ओडिसियस और उसके काफी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो फिर ओडिसियस उन्हें बताता है कि हम पहले एक टापू पर रुककर खाना ढूंढेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, पर ओडिसियस के लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसके बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो फिर ओडिसियस का एक आदमी बोट के पास रुकने को बोलता है और वो बाकी लोगों को लेकर खाना ढूंढने के लिए चला जाता है और उन लोगों को थोड़ी देर बाद एक घर मिल जाता है जहाँ पर एक औरत उन्हें देखकर डर जाती है। तो फिर ओडिसियस के लोग उसे समझाते हैं कि बस उन्हें खाना चाहिए। फिर वो औरत उनकी बात मानकर उन सारे लोगों को खाना देती है और उन्हें अपना नाम सरसी बताती है। पर यह औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं होती है, जो कि एक काफी चालाक जादूगरनी होती है, जो कि अपने जादू की मदद से ओडिसियस के सारे सिपाहियों को एक सुअर बना देती है। दूसरी तरफ ओडिसियस शिकार कर रहा होता है और जब उसे एक हिरन दिखती है तो उसे मारने के लिए एक तीर छोड़ता है जो कि उसे लग भी जाता है और जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां पे एक इंसान पड़ा होता है और ये देखने के बाद ओडिसियस समझ आता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उसके सारे सिपाहियों की जान खतरे में है। तो वो उन्हें बचाने के लिए वहां पे चला जाता है और वहां जाने के बाद ओडिसियस उस औरत से पूछता है, क्या तुमने मेरे साथियों को देखा है? तो वो औरत उसे कुछ नहीं बताती और उसे खाना ऑफर करती है, पर ओडिसियस को उस पर शक हो जाता है और इसी वजह से वो खाना खाने का नाटक करता है और वहां पे जो पिंजरे में एक कौवा रखा था उसे मारने की धमकी देता है। और ये देखने के बाद वो औरत काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस कौवे के अंदर उसका कोई करीबी होता है। फिर ओडिसियस अपने दोस्तों को ठीक करने को बोलता है तो वो औरत अपनी जादू की मदद से उन सारे सूअरों को वापस इंसान बना देती है। फिर ओडिसियस उस औरत से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो औरत बताती है कि उसे डर था कि वो सारे लोग उसके साथ कुछ गलत करेंगे, इसी वजह से उसने उस सारे लोगों को सुअर बना दिया था। फिर ओडिसियस उसे बताता है कि हमसे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है और ये सुनने के बाद वो औरत मान जाती है और उन्हें बहुत सारा खाना और वापस घर जाने का रास्ता भी बताती है। पर इसके लिए उन्हें हेडिस जाना पड़ेगा जो कि असल में एक नर्क होता है और वहाँ पे ही मरने के बाद सभी आत्माएं जाती है और वहाँ पे टायरियस रहता है जो कि एक अंधा होता है और वो भविष्य बताता है। तो ओडिसियस बिल्कुल वैसा ही करता है, वो अपने साथियों को लेकर अगले दिन उस जगह पे जाता है और वहाँ पे जाकर 2 भेड़ों की बलि देता है। जैसे ही कुर्बानी पूरी होती है तो वहाँ पे जमीन से बहुत सारी आत्माएं आ जाती है और ये लोग वही लोग थे जो कि ओडिसियस के साथ जंग में लड़ते हुए मर गए थे। वहाँ पे ओडिसियस का पुराना दोस्त श्वन भी आता है जो कि ट्रॉय हॉर्स के पास ये बताने के लिए रुका हुआ था ये एक जीत की निशानी है। पर ट्रॉय के सिपाही उसकी बात सुनने के बाद भी उसे मार देते हैं। तो श्वन ओडिसियस से कहता है कि तुमने मुझे पूरा प्लान क्यों नहीं बताया था? तो ओडिसियस उसे बताता है ताकि ट्रॉय के सिपाहियों को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। तो श्वन उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। फिर वहां पे एगोमेम्नॉन आता है और वो ओडिसियस को बताता है कि मैं सुरक्षित घर पहुंच गया था, कि मेरी बीबी ने उसके आशिक की मदद से मुझे नींद में ही मरवा दिया। और दोस्तों उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसने जंग में जाने से पहले उसकी बेटी को देवताओं को खुश करने के लिए मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए उसने उसे मरवा दिया। फिर एगोमेम्नॉन ओडिसियस से कहता है कि जब वो घर पे जाए तो वो पहले ये देखे कि उसे मारने की कोई साजिश तो नहीं कर रहा है ना। और ये बोलने के बाद एगोमेम्नॉन भी वहां से चला जाता है। फिर वहां पे टायरिसियस आता है जो कि भविष्य बताने वाला अंधा होता है। फिर टायरिसियस ओडिसियस को अपना सारा भविष्य बता देता है और उससे कहता है कि वो अकेला ही घर पे जाएगा और इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर ओडिसियस के जितने भी साथी मर गए थे वो उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। तो ओडिसियस अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग जाता है और वो अगले दिन सायरन के इलाके में चले जाते हैं। सायरन असल में ऐसी सुरीली आवाज निकालते थे जिससे कि कोई भी इंसान उनके वश में हो जाता है और अपनी जान दे देता है। ओडिसियस को ये पहले से पता होता है क्योंकि टायरिसियस ने उसको आगे का सारा भविष्य बता दिया था। तो ओडिसियस अपने सारे सिपाहियों के कान को बंद कर देता है ताकि वो कोई भी गाना नहीं सुन पाए और अपने आप को एक खंबे से बांध लेता है ताकि वो सायरन का आवाज सुनकर भी जिंदा बच जाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओडिसियस को उस आवाज से काफी ज्यादा परेशानी होती है और ये देखने के बाद ओडिसियस के सिपाही में से कुछ 2-4 लोग अपने कानों में से उस मोम को हटा देते हैं और सायरन का आवाज सुनने लगते हैं। पर इससे वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उसके इलाके से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। फिर ओडिसियस के लोग उससे पूछते हैं कि वो आवाज कैसा था?
तो ओडिसियस उन्हें बताता है कि उसे अपनी जिंदगी की सारी गलतियां याद आ रही थी और उसे एक टाइम पर ऐसा लगा कि वो अपने घर जाने के लिए लायक भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग ऐसे खतरनाक भंवर के पास चले जाते हैं जिसमें अगर वो गलती से चले जाते हैं तो वो सारे लोग मर जाएंगे। तो ओडिशस उन्हें बताता है कि वो भंवर के किनारे से होकर जाएंगे, पर जो ओडिशस के सिपाही होते हैं वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और भंवर के दूसरे साइड से अपनी शिप लेकर वहां पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं तो वहां से पत्थरों में से 6 मुंह वाला राक्षस निकलकर उनमें से कुछ लोगों को मार डालता है। तो ओडिसियस के लोग उससे सवाल करते हैं, क्या तुम्हें ये पहले ही पता था? तो ओडिसियस हाँ बोलता है और ये सुनने के बाद उसके सारे सिपाहियों का भरोसा उससे उठ जाता है। फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद एक दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं, पर ओडिसियस वापस जाने से पहले उन सारे लोगों से ये कहता है कि ये सूर्य देव का आइलैंड है और यहाँ पे घूम रही गाय या किसी भी जानवर को मारना मना है, और अगर हमने फिर भी ऐसा किया तो इससे हमें सभी को सजा मिलेगी। तो ओडिसियस के लोग उससे एक वादा करते हैं कि वो किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वहाँ के फल और हमारे राशन से ही गुजारा करेंगे। और ये बोलने के बाद ओडिसियस मान जाता है। फिर जब वो सभी लोग उस आइलैंड पर जाते हैं तो वो पहले ही 2-3 दिन कुछ नहीं करते हैं, पर जब ओडिसियस एक दिन सो रहा था तो वो चुपके से एक गाय को मारकर खा जाते हैं। और ये बात जब ओडिसियस को पता चलती है तो ओडिसियस उन्हें कहता है कि इससे हमें सभी को खतरा है, तो हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से चले जाना चाहिए। तो ओडिसियस की बात मानकर वो सभी लोग उस आइलैंड से जाने की तैयारी करते हैं। और जब वो थोड़ी दूर जाते हैं तो एक ऐसा खतरनाक तूफान आता है जिसमें ओडिसियस को छोड़कर उसके सारे लोग मर जाते हैं और उसकी शिप भी पूरी टूट जाती है। तो जब सुबह होती है तो ओडिसियस एक आइलैंड पर बेहोश पड़ा होता है। तो वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका की नाम होता है कैलिप्सो। कैलिप्सो ओडिसियस को बचा लेती है और उसका इलाज करवाती है, पर ओडिसियस को बहुत दिनों तक होश नहीं आता है। तो कैलिप्सो उसे एक लोटस नाम का फूल खिलाती है जिससे ओडिसियस तो ठीक हो जाता है, पर उसकी याददाश्त चली जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। तो कैलिप्सो उससे 7 सालों तक अपने पास रखती है क्योंकि उसे ओडिसियस से प्यार हो जाता है, इसी वजह से वो उसे जाने नहीं देती है। और दोस्तों, अब ओडिसियस को पूरे 20 साल हो चुके हैं अपने घर से दूर हुए, इसलिए इथाका में उसकी बीबी पेनेलोप और उसका बेटा टेलोमेकस काफी ज्यादा परेशान थे। और खास करके वो इस बात से परेशान थे क्योंकि उनके घर में बहुत सारे दावेदार आ चुके थे और उनमें से एक आदमी काफी खतरनाक और काफी चालाक था जिसका की नाम था एंटिन्यूअस, और वो टेलीमेकस को मारने की एक वजह ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे इथाका का नया राजा बनना था और उसे पेनेलोप से शादी करनी थी। और बस वही नहीं, उसके जैसे बहुत सारे आशिक दावेदार थे जो पेनेलोप से शादी करने के लिए उस पर काफी दबाव डालते हैं, पर पेनेलोप उनकी बात नहीं सुनती है और उनसे कहती है कि वो जब तक वो अपने बुजुर्गों के लिए एक कफन नहीं बनाती वो तब तक वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। और वो ऐसे ही बहुत सालों तक बात घुमाते रहती है और वो किसी से भी शादी नहीं करती है क्योंकि उसे यकीन था कि ओडिसियस एक दिन वापस आ जाएगा। पर टेलीमेकस को अभी भी शक था कि उसका पिता कभी वापस नहीं आएगा, इसी वजह से वो अपने पिता को ढूंढने के लिए अपने कुछ साथियों को लेकर पाटा जाकर मेनुलोक से मिलता है और उसे ओडिसियस के बारे में पूछता है। फिर उसे मेनुलोक बताता है कि कैसे उन्होंने पूरी ट्रॉय जंग को जीता। वो जंग जीतने के बाद वो सभी लोग अपने घरों की तरफ निकल गए सिवाय ओडिसियस के। और इसके आगे क्या होता है ओडिसियस के साथ ये मेनुलोक को पता नहीं होता है, पर टेलीमेकस अपने पिता की बहादुरी के और उसके अक्लमंदी के किस्से सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता अभी भी मरे नहीं है और वो घर जरूर वापस आएंगे। और दूसरी तरफ इथाका में एंटिनियस और कुछ दावेदार टेलीमेकस को मारने का प्लान बनाते हैं, इसीलिए एंटिनियस अपने कुछ लोगों को टेलीमेकस को मारने को भेजता है। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर कैलिप्सो को देवताओं का इशारा मिलता है कि वो ओडिसियस को अपने घर वापस भेज दे। तो कैलिप्सो ओडिसियस को वो जादुई फूल खाने से मना करती है और उसे अपनी याददाश्त वापस लाने में भी मदद करती है। और जब ओडिसियस की याददाश्त वापस आ जाती है तो वो कैलिप्सो से कहता है कि मुझे वापस घर भेज दो। तो कैलिप्सो उसे बताती है कि तुम्हें अपने आप को समुद्र के हवाले करना होगा, फिर तभी तुम अपने घर इथाका वापस जा पाओगे। तो ओडिसियस एक छोटी सी नाव बनाता है और उस पर बैठकर अपने आप को समुद्र के हवाले कर देता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर इथाका में पहुंच जाता है। फिर ओडिसियस एक भिखारी का रूप लेकर अपने पुराने दोस्त के पास वापस जाता है और उसे बताता है कि टेलीमेकस पाटा गया है और उसे मारने का कुछ दावेदारों ने प्लान बनाया है। तो ओडिसियस अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पे चला जाता है और वहां जाने के बाद वो सारे लोगों को मारकर टेलीमेकस को बचा लेता है। फिर ओडिसियस टेलीमेकस को बताता है कि वो उस ट्रॉय जंग का सिपाही है जिसे कि उसके पिता ने हालात का जायजा लेने उसे भेजा है, पर टेलीमेकस ये समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वही उसका पिता
देता है। फिर ओडिसियस टेलीमेकस को बताता है कि उसे महल में एक दावत रखनी पड़ेगी और सारे दावेदारों को वहाँ पे बुलाना पड़ेगा ताकि वो सबकी असलियत जान सके। टेलीमेकस ओडिसियस को लेकर अपने महल पे चला जाता है और वहाँ जाने के बाद ओडिसियस अभी भी भिखारी की एक्टिंग करता है और वहाँ पे जो दावेदार थे वो ओडिसियस को एक भिखारी समझकर उसे मारते हैं, पर पेनुलोप उस झगड़े को बंद कर देती है और उस भिखारी को अपने पास बुलाती है। तो ओडिसियस वहाँ पे एक झूठ बोलता है कि वो ट्रॉय जंग का सिपाही है और उन्होंने ट्रॉय की जनता पर काफी जुल्म किए और जो देवी अथेना की पुजारन थी उसे भी मार दिया। तब से ओडिसियस को देवी अथेना उस पुजारन के रूप में दिखती थी और ओडिसियस को अपनी सारी गलती याद दिलाती थी। तो इसी वजह से ओडिसियस को ऐसा लगता था कि अब तक की उसके साथ जो भी सफर में हुआ है उसमें उसकी ही गलती है। और ओडिसियस पेनेलोप से ये भी कहता है कि उसके पति अभी भी जिंदा है और जब सही वक्त आएगा तो वो खुद ही उसके पास आ जाएंगे। तो पेनेलोप उन सारे दावेदारों से कहती है जो भी ओडिसियस के धनुष पर डोरी चढ़ाएगा मैं उससे ही शादी करूंगी। फिर सारे दावेदार एक एक करके उस धनुष पर रस्सी बांधने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी यह कर नहीं पाता क्योंकि वो धनुष ओडिसियस का था और उसके अलावा कोई भी उस धनुष पर रस्सी नहीं बांध सकता है। फिर ओडिसियस उस भिखारी के रूप में वहाँ पे आता है और उस धनुष पर रस्सी बांध देता है। फिर सारे दावेदारों को ये समझ में आता है कि ये ओडिसियस वापस आ चुका है, तो वो सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं। पर ओडिसियस अकेले ही एंटिनियोस और बहुत सारे दावेदारों को मार डालता है और ये देखने के बाद बाकी के दावेदार उसके सामने हार मान देते हैं और ओडिसियस के सामने झुक जाते हैं। फिर ओडिसियस पेनेलोप के पास जाता है, इससे पेनेलोप काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है ओडिसियस ने टेलीमेकस को इथिका का नया राजा बना दिया है और वो अपनी बीबी के साथ एक नया सफर शुरू करता है जहाँ पे वो पश्चिम के एक आइलैंड पे जाता है और वहाँ पे अपने सफर में जितने भी दोस्त या सिपाही मर गए थे उसे श्रद्धांजलि देता है। तो दोस्तों यही थी क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी की कहानी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों मैं कल से एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको मार्वल स्टूडियो की अभी तक की जितनी भी मूवीज है वो सारी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वो भी एकदम शॉर्ट में। तो अगर आप भी मार्वल के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।